टॉपिक आ गया है वो है अदर ब्लिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो है डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मस। देखिए हमने पढ़ा था जब हमने जीआईटी पढ़ा तो उधर हमने एक डिजीज पढ़ी, सिलियक डिजीज। अब ये वाली जो सिलियक डिजीज होती है इसमें हमने कहा था कि वो बंदा जब कोई ऐसी चीज खाएगा जिसके अंदर ग्लूटन होता है तो उस बंदे को जो है ना वो डायरिया हो जाता होता था। ठीक है, उसको जो स्टूल आते थे वो बड़े ना फाउल स्मेलिंग स्टूल आते होते थे। मींस के वो जो वो वाला जो बंदा होता था उसकी जो बॉडी है वो एज ग्लूटन को इस तरह समझती थी कि जैसे कोई ना कोई एलर्जिक चीज आ गई है, तो उसके खिलाफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता होता था। जिसकी वजह से क्या है कि जब भी वो बंदा कोई चीज ऐसी खाता था जिसमें ग्लूटन होता था तो उस बंदे को डायरिया हो जाता होता था। तो इधर भी आप लोगों को अब आपको पता है ग्लूटन किसके अंदर होता है। आप लोगों का ग्लूटन ये जो गंदम वगैरह होती है, जो भी चीजें गंदम से बनी हुई होती हैं उनके अंदर आपका क्या होगा, ग्लूटन होगा। तो इट मींस के इधर जो आप लोगों को एमसीक्यूज आना है डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस में से, उसमें बेसिकली आप लोगों को जो एमसीक्यूज आएगा उसमें वो ये वाली जो चीज है वो लाजमी बता रहा होगा, कुछ ना कुछ पेट की प्रॉब्लम बता रहा होगा, लाइक डायरिया, एब्डोमिनल पेन या कोई ना कोई मतलब इस तरह की जो चीज है, ये स्टूल उसको सही नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ आप लोगों को एब्डोमिनल प्रॉब्लम जो है वो साथ में बता रहा होता है। खैर हमने कहा था उस चीज को हम थोड़ा सा मजीद रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इधर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों की जीआईटी है और इधर क्या आ रहा था, ग्लूटन आ रहा था। जब इधर आप लोगों का ग्लूटन आता होता था तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता होता था, वो इसके खिलाफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर देता होता था और क्या करता था कि इसके खिलाफ आप लोगों का काफी ज्यादा मतलब इस जगह को अटैक कर देता होता था। आप लोगों की जो इंटेस्टाइन है उसको अटैक कर देता होता था। जब आप लोगों की इंटेस्टाइन को अटैक करता था तो आपको पता है आप लोगों की जो इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर ये विलाई होते थे, तो आप लोगों के ये जो विलाई है इनको डिस्ट्रॉय करवा देता होता था। और क्या होते थे इधर आप लोगों के, अब देखें इधर क्या आ रहा है, आप लोगों का बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है वो इधर आके अटैक कर रहा होता है। तो इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स आके अटैक कर रहे होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज आया हुआ है। तो आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आके अटैक कर रहे होते हैं। ये अभी मैं जस्ट आप लोगों को उसका दोबारा बेस बना रहा हूँ सिलियक डिजीज की। सिलियक डिजीज क्या है, एक ऐसी डिजीज है जिसमें एक बंदे के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो बंदा गंदम से बनी हुई कोई चीज भी नहीं खा सकता क्योंकि गंदम के अंदर ग्लूटन होता है और उसकी बॉडी ग्लूटन को ऐसे समझती है जैसे बाहर से कोई टेररिस्ट आ गया है। तो उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, ग्लूटन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ में वो आप लोगों के जो इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तो आप लोगों के ये जो विलाई है ये टूट जाते होते हैं, ये मर जाते होते हैं। तो आप लोगों को बायोप्सी पे विलस ए ट्रॉफी मिल रही होती थी उसके अंदर, और साथ में आप लोगों को क्या मिल रहा होता था, साथ में अगर आप लोग इधर से बायोप्सी करवाते होते थे तो आप लोगों को जो लिम्फोसाइट्स हैं वो मिल रहे होते थे। तो यहाँ से ही एमसीक्यूज आया है। वो आप अभी मैं एमसीक्यूज आप लोगों को बताता हूँ, जस्ट फिलहाल आप ये चीजें लिख रहे हैं कि उसमें क्या मिलता होता है, बायोप्सी पे विलस ए ट्रॉफी मिलती होती है, साथ में आप लोगों को इंटेस्टाइनल इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स मिलते होते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने लिख लेनी है कि इंटेस्टाइनल इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ से एमसीक्यूज आया हुआ है, सो इस लाइन को आप लोगों ने इसी तरह लिखना है। और साथ में आप लोगों को क्या है कि क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया मिलता होता था, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया। जिन्होंने वो जीआईटी नहीं पढ़ा हुआ वो बस ये लिख लें, अभी इस चीज को समझे ना, बस ये चीजें लिख लें, जब आप लोग जीआईटी पढ़ोगे इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। खैर मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो बंदा जिसको सिलियक डिजीज होती थी, लिम्फोसाइट्स अटैक कर रहे थे, आप लोगों के विलाई की एट्रोफी हो रही थी, विलस एट्रोफी मिल रही थी, आप लोगों के उधर लिम्फोसाइट्स मिल रहे थे, और साथ में आप लोगों को क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया जो है वो मिल रहा होता है। अब इधर जो आप लोगों की एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं आईजीए एंटीबॉडीज। ठीक है, इधर जो आप लोगों की ऑटो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं वो कौन सी बन रही होती हैं, वो आईजीए एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। तो ये जो इधर बहुत ज्यादा आईजीए एंटीबॉडीज बनेगी वो क्या करेंगी, वो जाके डिपॉजिट हो जाती होती हैं आप लोगों की स्किन के अंदर। स्किन के अंदर भी अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं तो आप लोगों के जो डर्मल पेपिला होते हैं उनके अंदर जाके ये डिपॉजिट हो जाती होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी डर्मल पेपिला क्या होते हैं। देखिए आप लोगों की ये जो डर्मल पेपिला होते हैं ये सिंपली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं आप लोगों की डर्मस की। अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा तो इस तरह करके आप लोगों की ऊपर जो है वो एपिडर्मस होती है, जबकि आप लोगों की जो डर्मस होती है वो इस तरह करके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सी बना रही होती है। तो ये वाली जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही होती हैं हमारी डर्मस की, तो इनको हम क्या कहते होते हैं, इनको हम डर्मल पेपिले कह देते होते हैं। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा बिकॉज ये चीज काफी लोगों को कंफ्यूज करती होती है। व्हाट आर डर्मल पेपिले, दीज आर सिंपली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ आवर डर्मस। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारी डिजीज है डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप लोगों की ये जो डर्मल पेपिले की टिप्स हैं उधर जाके आईजीए जो है वो डिपॉजिट हो जाती होती है। जब ये
उधर जाके डिपॉजिट हो जाती होती है, तो जाहिर सी बात है वो वाला जो एरिया होगा उसको ये क्या कर देगी, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती होती है। जब ये वाला एरिया जो है ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो सबसे पहले क्या होगा, इस तरह करके आप लोगों की रेज्ड स्किन लीजन्स बनेगी। रेज्ड स्किन लीजन जो होती हैं उनको हम पेप्यूल्स कहते होते हैं। देन इनके अंदर जो फ्लूइड है वो अकामुलेट हो जाएगा। जब इनके अंदर फ्लूइड अकामुलेट होगा तो इनको हम क्या कह देंगे, इनको हम वेजिकल कह देते होते हैं। जब इनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड अकामुलेट हो जाएगा तो आप लोगों का वेजिकल बड़ा हो जाएगा, तो वो वेजिकल जो कि मोर देन 1 सेंटीमीटर हो तो उसको हम बुल्ला कहते होते हैं। तो आप लोगों को बुल्ला मिल जाता होता है। और ये मेनली कौन से एरियाज को अफेक्ट कर रहा होता है, तो ये मेनली जो आप लोगों का एल्बो, ये मस्त चीज याद रखने वाली है, ये की पॉइंट है कि ये मेनली कहां पे आप लोगों को बुल्ला मिल रहे होते हैं, तो ये एल्बो, नी और बटक्स के ऊपर आप लोगों को ये वाले जो बुल्ला है वो मिल रहे होते हैं। तो दोबारा इस पॉइंट को मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि सबसे पहले क्या बना, पेप्यूल बना, देन वो वेजिकल बन गया, जब उसके अंदर फ्लूइड अकामुलेट हुआ, देन वो जब फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या कह देंगे, बुल्ला कह देंगे। और ये मेनली कहां पे, एल्बोज के ऊपर, नीज के ऊपर और आप लोगों की जो बटक्स है उसके ऊपर बन रहे होते हैं। और इनके ऊपर जो काफी खारिश होती है तो इनको हम प्रूरिटिक कहते होते हैं। तो प्रूरिटिक पेप्यूल्स, वेजिकल्स और बुल्लास मिल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो आईजीए है वो डिपॉजिट हो गया था डर्मल पेपिला के ऊपर और उसको इसने जाके डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये आप लोगों की जो सीलियक डिजीज है इसके साथ एसोसिएटेड होती है। और इसके अंदर आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आपने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी होती है। मेन प्रॉब्लम कहां से राइज हो रहा था, जब ग्लूटेन आ रहा था तो उसके खिलाफ रिएक्शन हो रहा था। तो आपने क्या करना है, ग्लूटेन फ्री डाइट दे देनी होती है। और साथ में आप लोगों की एक डेप्सोन एंटीबायोटिक है, आप लोगों ने ये डेप्सोन दे देनी होती है। तो ये दोनों चीजें दोगे तो उसका इंशाल्लाह ये जो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस है वो ठीक हो जाएगा। अब आप लोगों का एमसीक्यू यूएसएमएल वाले ने बहुत ज्यादा घुमा दिया है। उसने घुमाया किस तरह के, उसने आप लोगों को ये वाली सारी चीजें दी हैं और ये वाली बताया है कि एल्बोज और नीज के ऊपर मुझे जो बुल्ला है वो मिल रहे हैं। अब वो कहता है कि ये वाली जो चीज है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। आपको पता है कि ये वाली जो डिजीज है वो सीलियक डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन उसने उधर सीलियक डिजीज नहीं दिया हुआ। उसने जो सीलियक डिजीज की बायोप्सी की फाइंडिंग है वो दी हुई है। बायोप्सी की कौन सी फाइंडिंग दी हुई है, इंट्रा इंटेस्टाइनल इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो वो ये पूछता है कि ये वाली जो डिजीज है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, उधर उसने सीलियक डिजीज नहीं दिया, इसकी बायोप्सी की फाइंडिंग दी है। तो अगर आपको ये चीज आती होगी तो इंशाल्लाह आपका ये वाला जो एमसीक्यूज है वो गलत नहीं होगा। इसको मैं कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एमसीक्यूज। लेकिन जब आप लोगों का एग्जाम बनता है तो इसी तरह का एमसीक्यू बनते हैं ना, कुछ मतलब इजी होते हैं कुछ मुश्किल होते हैं। तो ये बेसिकली किसी का भी उस तरफ इतनी जल्दी दिमाग नहीं जा सकता, लेकिन आपका इंशाल्लाह जाएगा कि ये जो डर्माटाइटिस सर्पेटिफॉर्मस है उसके अंदर आप लोगों को किस तरह की इंटेस्टाइन की बायोप्सी की फाइंडिंग मिल रही होती है। खैर इधर मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह के आप लोगों को पेप्यूल्स और वेसिकल्स मिल रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आप लोगों को पेप्यूल्स इस तरह करके पेप्यूल्स और वेसिकल्स जो है मिल रहे होते हैं। पेप्यूल के दरमियान में और वेसिकल के दरमियान फर्क क्या आता है, पेप्यूल वो होता है जो कि आप लोगों की सिर्फ रेज्ड स्किन लीजन होती है। अगर इसके अंदर काफी ज्यादा सारा फ्लूइड अकामुलेट हो जाए तो देन हम इसको क्या कह देते होते हैं, इसको हम वेसिकल कह देते होते हैं। तो आप लोगों को पेप्यूल्स और वेसिकल्स वगैरह इसके अंदर मिल सकते हैं। और मेनली कहां पे मिल रहे होते हैं, आप लोगों की जो एल्बो है उसके ऊपर मिल रहे होते हैं। इट मींस कि ये वाला जो बंदा होगा उसको कोई पेट का प्रॉब्लम होगा और साथ में वो आपके पास आ जाएगा, कोनियों के ऊपर पेप्यूल्स और वेसिकल्स बने हुए होंगे। तो आपने समझ जाना है कि इस बंदे को क्या है, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस है। अब हम इसको हर्पेटिफॉर्मस क्यों कहते हैं, डर्माटाइटिस का तो आपको पता चल गया ना कि स्किन की इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसको हम हर्पेटिफॉर्मस इस वजह से कहते होते हैं क्योंकि आप लोगों का अगर हर्पीज का स्किन का इन्फेक्शन हो ना, हर्पीज की आपकी एक वायरस है, अगर वो स्किन का इन्फेक्शन करवा दे तो उसके अंदर भी आप लोगों के जो पेप्यूल्स और वेसिकल्स बन रहे होते हैं उसके अंदर भी जो आपके वेसिकल्स बन रहे होते हैं उसी तरह के वेसिकल्स आपके डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस के अंदर बन रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये वाले जो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस है इसको हम डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस कहते होते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो हर्पीज का स्किन इन्फेक्शन होता है जिस तरह के उसके अंदर वेसिकल्स बन रहे होते हैं उसी तरह के इधर भी जो है वो बन रहे होते हैं। देन हम आगे चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है एरिथमा मल्टीफॉर्मे। अब एरिथमा का मतलब होता है रेड, मल्टीफॉर्मे का मतलब होता है काफी ज्यादा सारी शेप्स के। तो इसके नेम से ही हमें पता चल गया कि इसके अंदर आप लोगों की जो स्किन लीजन्स बन रही होंगी उनकी काफी ज्यादा सारी शेप्स होंगी। लाइक उसमें क्या होंगे, आप लोगों के मैक्यूल्स भी होंगे, पेप्यूल्स भी होंगे, वेसिकल्स भी होंगे, टारगेट लीजन्स भी होंगी। मींस के काफी ज्यादा सारी जो चीजें हैं, काफी ज्यादा सारी जो लीजन्स हैं वो मिल रही होंगी और साथ में आप लोगों को जनाब क्या मिल रहा होता है, रेडनेस मिल रही होती है। अब चाहे एरिथमा मल्टीफॉर्मे हो, चाहे आप लोगों का स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो, चाहे आप लोगों का टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो, ये सारे क्या हैं, ये आप लोगों के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये आप लोगों के टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा होता है,
जिसमें आप लोगों के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो जाके बॉडी के किसी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो उसको हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कह देते हैं। अगर आप लोगों की जो एंटीबॉडीज हैं वो जाके किसी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रही हो, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कह देते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम कहां पढ़ के आए हैं, अभी हमने ये वाले जो पढ़ा था पेम्फिगस वल्गैरिस और बुलस पेम्फिगोइड, ये आपके टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से इनके अंदर क्या हो रहा था, आपकी एंटीबॉडीज जो है वो जाके बॉडी के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रही थी। जबकि हमारे पास जो होता है एरिथमा मल्टीफॉर्मे या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, जिसमें आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो जाके स्किन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है वो आपके जाके टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अब ये बंदे को हाइपर सेंसिटिविटी क्यों हुई? अब हाइपर सेंसिटिविटी का मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दिया था कि अगर आपका नॉर्मली इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन वगैरह आता है तो इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दे, ये इसका नॉर्मल काम होता है। लेकिन अगर आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करना शुरू कर दे, वो पागलों की तरह बहुत ज्यादा पागल हो जाए, कोई फॉर एग्जांपल पैथोजन ना भी आए तो वो क्या करना शुरू कर दे कि वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना गुस्से में आ जाए और वो आपके अपने ही बॉडी को टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो इसको हम ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं। और ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। कि इट मींस हाइपर सेंसिटिविटी को आप सिंपली इस तरह याद रख सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को सिंपली हाथ लगाया और उसने आगे से आपको चपेट करवा दी, थप्पड़ मार दिया, तो इट मींस कि वो बहुत बंदा जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है। तो इसी वजह से इट मींस कि इधर आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। इट मींस कि इसको कोई आके सिंपल सा थोड़ा सा तंग करेगा और ये बहुत ज्यादा दूसरा जो है वो गुस्से के अंदर आके आपकी अपनी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो इसको हम कहते होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। खैर एरिथमा मल्टीफॉर्म में जो है ये आपका एक टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसमें आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो आप लोगों की जो स्किन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अब ये हाइपर सेंसिटिव कब होंगे, जब या तो उस बंदे को पहले कोई इन्फेक्शन होगा, लाइक माइकोप्लाज्मा नमूनी का इन्फेक्शन होगा, या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन होगा, या उसने कोई ड्रग ली होगी, या सल्फर ड्रग्स हैं, या आप लोगों की बीटा लैक्टम्स हैं। लेकिन जो एमसीक्यूज प्लैब के अंदर आया है वो पेनिसिलिन से आया है। अब वो एमसीक्यूज किस तरह करके आएगा, वो आपको कहेगा कि एक बंदा है उसका गला खराब था और उसने पेनिसिलिन ले ली और देन वो मेरे पास आ गया है कि उसकी स्किन के ऊपर रैशेस से बने हैं, उसकी स्किन के ऊपर मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, वेसिकल्स, टारगेट लीजन्स मिल रही हैं। तो अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आपका जो डायग्नोसिस होना चाहिए वो एरिथमा मल्टीफॉर्म में होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब हम जरा बात करते हैं इनकी कि ये वाली जो चीज है वो आपको कैसे हेल्प करेगी डायग्नोसिस करवाने के अंदर। देखिए एरिथमा मल्टीफॉर्म के अंदर आपने याद रखना है कि आप लोगों का जो रैश बनता है वो सबसे पहले पेप्यूल दूसरा मैक्यूल बनता होता है। मैक्यूल हम किसको कहते होते हैं कि आप लोगों की जो फ्लैट लीजन्स होती हैं, स्किन के ऊपर कोई लीजन हो लेकिन वो फ्लैट हो तो उसका मैक्यूल कह देते होते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, आपका मैक्यूल बनेगा। देन क्या है कि उसमें स्किन के ऊपर इस तरह करके उभार बन जाएगा। तो स्किन के ऊपर अगर उभार बन जाए तो उसको हम पेप्यूल कहते हैं। देन आपका वो पेप्यूल बन जाएगा। देन जब इसके अंदर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाएगा तो इसको हम वेसिकल कह देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है आप लोगों को मिल रही होती है कि मैक्यूल बनता है, देन पेप्यूल और देन वेसिकल। तो वो इसी तरह करके प्लैब के अंदर क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले क्या हुआ, फ्लैटिश रैश बना, देन क्या हुआ वो रेज्ड पैचेस बन गए और देन क्या हुआ कि वो वाले जो पैचेस हैं वो ट्रंक की तरफ जाना शुरू हो गए। अब आपने इधर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इधर क्या होता है, एरिथमा मल्टीफॉर्म के अंदर आपका जो रैश स्टार्ट होगा वो फ्रॉम द बैक ऑफ योर हैंड और बैक ऑफ योर फुट स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर बंदा ड्रा कर दूं, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का एक बंदा आ गया और ये उसका बैक ऑफ हैंड है, ये वाला जो चीज है ये उसका बैक ऑफ हैंड और ये उसका बैक ऑफ फुट आ गया। फॉर एग्जांपल ये उसका पांव है तो ये उसका बैक ऑफ फुट आ गया। अब ये वाला जो रैश है वो इधर से स्टार्ट होगा, बैक ऑफ हैंड या बैक ऑफ फुट से स्टार्ट होगा, लेकिन वो क्या है कि वो इधर ट्रंक की तरफ, आप लोगों का ये वाला जो दरमियान वाला पार्ट होता है इसको हम ट्रंक कहते होते हैं, या हम इसको टोर्सो भी कहते होते हैं। दरमियान वाला जो पार्ट है ट्रंक या टोर्सो कहते होते हैं। तो वो रैश जो है वो इधर से स्टार्ट होगा, लेकिन वो क्या है कि वो जनाब सेंट्रली जो है वो जा रहा होगा, सेंट्रली माइग्रेट कर रहा होगा। तो आपने इस रैश का कैरेक्टरिस्टिक मस्ट याद रखना है, क्योंकि ये आपको डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करेगा कि रैश स्टार्ट कहां से हुआ था। वो स्टार्ट तो पहले फ्लैट था और वो स्टार्ट कहां से हुआ, वो मेनली बैक ऑफ द हैंड और बैक ऑफ द फुट से स्टार्ट हुआ। लेकिन इधर वो बैक ऑफ द हैंड या बैक ऑफ द फुट की टर्म नहीं भी यूज कर सकता। वो आपको कहता है कि डोर्सल साइड ऑफ जो हैंड है या डोर्सल साइड ऑफ जो फुट है, आपका जो हाथ का बैक वाली साइड होती है ना उसको हम डोर्सल साइड भी कहते हैं। तो वो आपको कह सकता है कि डोर्सल साइड ऑफ हैंड या डोर्सल साइड ऑफ फुट जो है वहां से जो आप लोगों का रैश है वो स्टार्ट हुआ है और देन वो क्या कर रहा है, वो आप लोगों का सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ, वो ट्रंक की तरफ जा रहा है। तो अगर आप लोगों को इस तरह का रैश वो एक्सप्लेन कर रहा है तो आपका जो ज़हन जाना चाहिए वो एरिथमा मल्टीफॉर्मे की तरफ जाना चाहिए। तो चलें जी, ये तो सारी हमने बात करनी। इधर बड़ा मजे का एक पॉइंट आ गया, वो आ गया टारगेट लीजन, कि इधर आप लोगों को जनाब एरिथमा मल्टीफॉर्मे के अंदर टारगेट
टारगेट लीजन्स मिल रही होती हैं। अब व्हाट आर टारगेट लीजन्स, तो इसके लिए मैं जरा आप लोगों का ध्यान जो है वो इंशाल्लाह यूएसएमएलई की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि देखिए आपको पता है कि आपके पास टारगेट हम किसको कहते होते हैं, टारगेट हम कहते हैं कि कोई भी इस तरह की गोल चीज हो और उसमें दरमियान में इस तरह करके निशान बना हो और इसके ऊपर आप लोगों ने निशाना लगाना हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने तीर अंदाजी की है तो उसमें इस तरह करके टारगेट बना हुआ होता है। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल फायरिंग की है तो उसमें भी मतलब ये सारा निशानाबाजी वाली जो चीजें होती हैं, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, टारगेट कहते होते हैं। तो ये जो एरिथमा मल्टीफोर में होती है, इसके अंदर भी आप लोगों को जो लीजन मिल रही होती है वो टारगेट लीजन मिल रही होती है, मींस कि वो दरमियान में इस तरह करके रेड होगी। इसको हम कहते होते हैं डस्की रेड। डस्की रेड क्यों? डस्की मींस के डार्किश, तो डस्की का मतलब होता है डार्किश। तो आप लोगों को डार्किश रेड लीजन मिल रही होगी और देन क्या होगा, उसको जो सराउंडिंग एरिया होगा वो पेल होगा, मींस के उसमें कोई कलर नहीं होगा। जिस तरह अगर आप लोग इसको गौर से देखो तो ये दरमियान से रेड है, लेकिन इसका जो सराउंडिंग एरिया है वो पेल है, और देन दोबारा आप लोगों का ये वाला जो एरिया है वो क्या है कि दोबारा से रेड है। तो इस तरह की आप लोगों की टारगेट वाली लीजन बन रही होगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं ना, इस तरह लग रहा है जिस तरह कोई टारगेट हो, जिस तरह किसी चीज पे निशाना लगाना हो, तो आप लोगों को इस तरह की लीजन मिल रही होती है, टारगेट शेप्ड लीजन मिल रही होती है। ये दरमियान में से डस्की रेड होती है, और देन क्या होता है कि एरिथमेटस हेलो होता है, मींस के ये वाला जो एरिया ये रेड होगा, दरमियान में से डस्की रेड, और देन क्या है कि ये इधर से पेल और देन दोबारा से रेड। ठीक है, तो ये इस तरह की लीजन जो है अगर आप लोगों को मिल रही है तो आपका जो दिमाग जाना चाहिए वो जाना चाहिए एरिथमेटस मल्टीफोर्मे की तरफ। तो चलें जी जरा हम दोबारा अपनी बुक की तरफ बात करते हैं। हमारी बुक वाला क्या लिखता है, तो वो यही लिखता है कि ये वाला जो एरिथमा मल्टीफोर में है, ये इन्फेक्शन के साथ या ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड है। आपको ये चीज याद नहीं भी रहती, आपको सिर्फ ये चीज याद रह जाती है ना कि टारगेट लीजन्स, और साथ में वो बैक ऑफ द हैंड या बैक ऑफ द फुट से स्टार्ट हो रही है और वो ट्रंक की तरफ जा रही है, तो आपका इंशाल्लाह इजीली डायग्नोसिस जो है वो बन जाएगा एरिथमा मल्टीफोर्मे का। वही वो कहता है कि टारगेट की तरह लग रही होगी, मल्टीपल रिंग्स बननी होंगी, डस्की होता है सेंटर, मतलब के दरमियान से रेड सेंटर होता है, ठीक है, डस्की रेड सेंटर होता है, और देन क्या होगा कि आप लोगों का रिंग से जो है वो बनी हुई होती हैं। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ एरिथमा मल्टीफोर में। इसकी मैं इतनी ज्यादा डिटेल्स के अंदर क्यों गया, बिकॉज इसमें से काफी एमसीक्यूज आए हुए हैं, सो इस वजह से मैं इसकी डिटेल्स के अंदर गया। देन हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अब ये वाली जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, अब देखिए ये जो एरिथमा मल्टीफोर में था, इसके अंदर मैंने जो भी लीजन्स वगैरह करवाई हैं वो करवाई हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, मैंने आप लोगों की जो मुंह के अंदर वाली साइड है जिसको हम ओरल म्यूकोजा या बकल म्यूकोजा कहते होते हैं, मैंने उसको नहीं छेड़ा। अब क्या हो कि आप लोगों की जो लीजन्स हैं वो अगर स्टार्ट हो जाए मुंह के अंदर, मींस कि आप लोगों की जो म्यूकोजा है उसको भी लीजन्स इन्वॉल्व कर लें। म्यूकोजा हम किसको कहते होते हैं, हमारी जो कैविटीज की इंटरनल लाइनिंग होती है उसको हम म्यूकोजा कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मुंह की इंटरनल लाइनिंग, आपकी जनाब इसोफेगस की, ये जो सारा आप लोगों का जीआईटी का ट्रैक है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का पूरा पाइप है माउथ से एनस तक जा रहा है, तो इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उसको म्यूकोजा कहते होते हैं। तो आप लोगों की कैविटीज की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसको म्यूकोजा कहते होते हैं। अब क्या होगा कि ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इसके अंदर भी आप लोगों की जो लीजन्स हैं वो बन रही होती हैं, लेकिन अब जो लीजन्स हैं वो स्किन के ऊपर तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन साथ में क्या होगा कि वो वाली जो लीजन्स हैं वो आप लोगों की म्यूकोजा के ऊपर भी बन रही होगी। तो अगर आप लोगों को ये वाली जो चीज मिल रही हो तो आपका जो माइंड जाना चाहिए वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की तरफ जाना चाहिए। ये भी आप लोगों का टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही है। ये भी कब होगा, जब बंदे को पहले कोई भी फॉर एग्जांपल कोई ड्रग वगैरह उसने ली होगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, फॉर एग्जांपल आपको पेनिसिलिन का आ सकता है, तो उस बंदे ने कोई ड्रग ली होगी और उसका इम्यून सिस्टम पागल हो गया होगा, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया होगा, और वो जाके स्किन और म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो इसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते होते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को फीवर वगैरह भी मिल रहा होता है, और साथ में आपकी स्किन डैमेज हो रही है, उधर फ्लूइड अकोमोडेट होगा तो आप लोगों को बुल्ला वगैरह भी मिल रहे होंगे, आपकी स्किन जो है वो मर रही होगी, तो आप लोगों को नेक्रोसिस मिल रही होगी। जब वो मर जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, तो ऊपर से वो रिमूव हो जाएगी, तो इसको हम स्लफिंग ऑफ स्किन कहते होते हैं। तो ये वाली जो सारी चीज है वो आप लोगों को मिल रही होती है। जब अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्किन है वो क्या हुई पड़ी है, वो सेंसिटिव हुई पड़ी है, वो कमजोर सी हुई पड़ी है। तो जब इसके ऊपर आप लोग हाथ लगाओगे, रब करोगे, तो आपको जो निकोल्सकी साइन है वो पॉजिटिव मिल रहा होगा, मींस कि उसकी स्किन जो है वो ऊपर से उतर जाएगी, उसकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। अब इधर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मैंने स्टार्ट में जब डर्माटोलॉजी स्टार्ट की तो उसमें आपका एक कंसेप्ट बनाया था कि आपकी जो स्किन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो एक तो आप लोगों के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाने देती, और दूसरा आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो इसको बाहर एवेपोरेट नहीं होने देती। लेकिन इस बंदे की जो स्किन है वो तो क्या हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो मर रही है, और वो क्या हो रही है कि वो इधर से रिमूव हो रही होती है। तो इसमें क्या होगा कि इस बंदे के अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो जिस तरह एक घर बना होता है तो उसकी दीवार होती है तो उसके अंदर कोई नहीं जाता, लेकिन अब आपने क्या किया है, ये वाली जो दीवार है वो हटा दी है, तो अब हर बंदा इंटर करेगा, अब हर इन्फेक्शन इंटर करेगा। तो ये वाला जो बंदा होगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वाला, इसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होने के जो
चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। दूसरी बात यह कि इसका जो वाटर होगा, अब उसको रोकने के लिए कोई बंदा नहीं है, तो अब इधर से सारा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, तो उस बंदे को क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये इमरजेंसी होती है, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, बंदे को जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होता है, नहीं तो इवन के क्या हो जाता होता है, उस बंदे की डेथ हो जाती होती है। तो आप लोगों का ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, इसके अंदर आप लोगों का इन्फेक्शन होने के चांसेस, इसके अंदर आप लोगों का वाटर लॉस होने के चांसेस, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि क्या है क्या आपके लोगों की जो स्किन है उसकी नेक्रोसिस हो रही होती है, वो ऊपर से रिमूव हो रही होती है। अब क्या है कि इसके अंदर भी आप लोगों को वही टारगेट लीजन जो है वो मिल रही होती है, वो मिल सकती है जिस आप लोगों का एरिथेमा मल्टीफॉर्म के अंदर मिल सकती है। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को जो हेल्प करेगा डिफरेंशिएशन में पॉइंट, कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी इन्वॉल्व करता होता है, लेकिन एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इन्वॉल्व नहीं करता होता है। अब ये जो आप लोगों का स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, ये आप लोगों का लेस देन 10% ऑफ योर बॉडी सरफेस एरिया को अफेक्ट कर रहा होता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है कि लेस देन 10% ऑफ योर बॉडी एरिया को अफेक्ट कर रहा होता है। जबकि अगर ये मोर देन 30% योर बॉडी एरिया को अफेक्ट करना शुरू कर दे, मींस कि 30% से ज्यादा आपका जो बॉडी एरिया है सारा उसके ऊपर लीजन्स बनना शुरू हो जाए, तो देन हम इसको क्या कहेंगे, देन हम इसको टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस कह देते होते हैं। और ये वाली जो कंडीशन है इसके अंदर आप लोगों की समझे, फॉर एग्जांपल पहले आप समझे कि ये इस तरह करके घर था, तो इसकी जो दीवार रिमूव हुई थी, फॉर एग्जांपल इतनी सी रिमूव हुई थी, इतनी सी रिमूव, सिर्फ 30%, दूसरा 10% रिमूव हुई थी। अब क्या हुआ है कि 30% रिमूव हो गया। जब आप लोगों की 30% रिमूव हो गया, इट मींस के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए, आप लोगों के डिहाइड्रेशन के चांसेस भी बढ़ गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस कहते होते हैं। तो ये क्या है, ये आप लोगों की सीवियर फॉर्म है किसकी, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की। इसके अंदर 30% से ज्यादा बॉडी का जो एरिया है वो इन्वॉल्व होता है। और ये क्या होती है कि आप लोगों की मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें आपने बंदे को जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होता है, उसकी डिहाइड्रेशन को ठीक करना होता है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको ठीक करना होता है। नहीं तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, मींस के बंदे के मरने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी लेस देन 10% था उसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कह रहे थे, मोर देन 30% था तो उसको हम टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस कह रहे थे। अगर इन दोनों के दरमियान में हो, तो इन दोनों के अगर दरमियान में हो तो इसको हम कह देते हैं कि दोनों को इकट्ठा कह देते हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम प्लस टॉक्सिक दूसरा टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस कह देते होते हैं। तो ये वाली जो है ये आपकी मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आप लोगों ने इसको ट्रीट ना किया तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बंदे की इवन के डेथ हो सकती है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आपको हेल्प करेंगे एरिथमा मल्टीफॉर्म को डिफरेंशिएट करने में फ्रॉम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो देखिए इधर आप लोगों का जो एरिथमा मल्टीफॉर्म में था, इसके अंदर आपका जो लीजन स्टार्ट हो रहा था वो आप लोगों के बैक ऑफ हैंड या आप लोगों का बैक ऑफ फुट से स्टार्ट हो रहा था। जबकि इधर ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, इधर जो लीजन स्टार्ट हो रहा होता है वो फेस से स्टार्ट हो रहा होता है और देन नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो ये वाली जो चीज है ये भी आप लोगों को हेल्प कर सकती है डिफरेंशिएट करने में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को फ्रॉम एरिथमा मल्टीफॉर्म में से। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ अदर ब्लिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर्स।